हम जब भी अररिया आए हैं, अररिया की धरती को हमने बड़े अदब से सलाम किया। चाहे मेरी सिर्फ अखलाकी सरपरस्ती का मामला जनाब मोहसिन साहब और जनाब हाजी नजीरुज़्ज़मा साहब के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन राजनीतिक बस्ती में मेरी सरपरस्ती का फरीजा अगर किसी ने अंजाम दिया तो वह जनाब तस्लीमुद्दीन साहब हैं, जिसका मैं एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकता। और आज जिस चीज पर हम और आप बहस कर रहे हैं, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम मगफूर ने बहुत पहले इसके लिए जगाया। जनाब सरन साहब ने या गुप्ता जी ने, दीपक साहब ने कहा कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने जिस जमाने में क्रांति मोर्चा की तहरीक चलाई और सीमांचल के शब्द का उद्बोधन कर किया उसने, उस जमाने से सीमांचल के लोगों में अपने साथ हो रही नाइंसाफियों का, चूंकि मुझे मरहूम के साथ सफर करने का बड़ा मौका मिला, सोते और जागते भी, उठते और बैठते भी, महफिल में भी और तन्हाई में भी अगर उसके लब पे कोई फिक्रमंदी की बात होती थी तो वो सीमांचल के इन्हीं हालात पर उनका तस्करा होता है। और महानंदा बेसिन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मैं 2005 में एमएलए बनकर गया था। 7-8 में इसकी कोशिश चल रही थी और चिलचिलाती धूप में मुझे दौड़ाते थे, जाओ मंत्री के पास क्यों नहीं आई फाइल, क्यों नहीं आई फाइल, और कितने बेचैन में रहते थे। हम लोग जवान आदमी थक जाते थे लेकिन थकावट नहीं आती। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने मरकज से तस्लीम करके भिजवा भी दिया, लेकिन बिहार सरकार की बदनीयती के नतीजे में आज एक भूला हुआ सपना हो गया है कि महानंदा बेसिन का मामला कहां अटक कर रहा है। ये जो आप समझ रहे हैं, गलती में जो लोग बैठे हुए हैं उनको चिंता नहीं है। इस वक्त जो पूरे मुल्क में है, हर कोई कहता है भारत हमारा है, इसको लूटने के लिए, इसको चूसने के लिए, इसका शोषण के लिए, इसके दोहन के लिए, लेकिन भारत का कोई नहीं है। ये मुल्क सबका है, इस मुल्क का कोई नहीं, हर कोई लूट रहा है। और इस वक्त आप देखेंगे जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद में हमारे पत्रकार बंधु हैं तो लिख सकते हैं कि आज राष्ट्रवाद का नारा दब कर रह गया है। राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के विकास, ये मुद्दे नहीं है लोगों के। व्यक्ति, जाति, क्षेत्र, समूह, धर्म, उस पर आधारित सारी राजनीति हो रही है। और मैं तो कहूंगा कि आपने बड़ा सरमाया दिया। कांग्रेस के वो लोग जो लोग हमारे वजूद से ही बेचैन रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आबिदुर रहमान साहब, अल्लाह आपकी हयात तवील करे और आपके बाजू में और कुव्वत दे कि आपने जो कुछ यहाँ आवाम के सामने में कहा है कि जब भी सीमांचल की बात आएगी पार्टी से ऊपर उठकर हम लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि सीमांचल के मसले को हल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, हमें जो कहना होगा वो करना होगा। इस वक्त जनाब नजीरुज़्ज़मा साहब ने हम लोगों पर एक हुक्म जारी किया है, जाहिर है उसकी तस्दीक भी आपने की है, तो मैं पूरी कमेटी को और पूरे सामीन और नाज़रीन और हाज़रीन को शामिल समझता हूं कि आप सभी विधायक लोग मिलकर एक कोई संगठन बनाए, समूह बनाए, साझा कार्यक्रम तय करें। मैं बड़े अदब के साथ एक गुस्ताखी करना चाहूंगा कि मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी लीडरों को तराजू में तौलना गोया मेढक को तराजू में तौलने के मुताबिक, और मेढक को तराजू में तौलना इतना आसान काम नहीं है। मगर हाँ, अभी आसान हुआ है, उसके लिए पॉलिथीन की जरूरत है। अगर मजबूत पॉलिथीन में इनको बंद कर दीजिएगा तो तौल सकते हैं आप, और वो पॉलिथीन बनाना पड़ेगा आप सबको। हम चाहेंगे कि हमारे बुद्धिजीवी जो एक्सपर्ट्स की टीम है, जिन लोगों को सैलाब के बारे में तजुर्बा रहा है और जो लोग इसके खिलाफ निदान चाहते हैं, ऐसे लोगों को लेकर एक साझा कार्यक्रम बने। और जाहिर है एक लॉन्ग टाइम प्लान का हिस्सा है ये, कोई शॉर्ट टाइम प्रोग्राम नहीं है, कोई बांध नहीं बांधना है तहरीक चलाकर। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री से लेकर के जो ट्रिब्यूनल के डिफरेंट ट्रिब्यूनल के लोग हैं, उनको सबको साझा करके ये काम करने की जरूरत है। उसमें रोड कंस्ट्रक्शन का मामला है, पुल का मामला है, वाटर रिसोर्स के लोग हैं, एक बृहद मंसूबा बनाने की जरूरत है। और वो इस वक्त बिहार सरकार को दिया जाए जो तरीका है, और एक समय सीमा हो, और मैं समझता हूं एक रस्मी सी बात होगी मंत्री को और मुख्यमंत्री को और गवर्नर को देना, लेकिन असल समस्या का समाधान आपके सड़कों पर होना है। और उसके लिए अगर सीमांचल डेवलपमेंट का जो खाका हमारे सामने में है, जिसकी वकालत अली अजीजी एडवोकेट
आदिल हसन ने की है कि यही वजह है कि सीमांचल के इन तमाम तर मुद्दों पर जब हम लोग समाजी इंसाफ फ्रंट के बैनर तले भी जनाबे अलहाज नज़ीरुज़्ज़मा साहब की सरपरस्ती में यहाँ जलसा किया था, उस वक्त भी सीमांचल के मुद्दों पर तस्करा हुआ था और तस्करे हमारे हो रहे, अच्छी बात है। इस किस्म के तस्करे को मैं फजूल नहीं समझता हूँ। जब कोई चर्चा हो तब तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। तो कम के बात हुई है कि पिछले कई सालों से सीमांचल के साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफियों का चर्चा पक्ष और विपक्ष सब कर रहा है, ये अच्छी बात है। और अब तो मैं आपको कहूंगा कि हम जो एमआईएम के लोग जीते तो वो क्षेत्रीय विषमता जो असंतुलित विकास हुआ है बिहार में, उसका जो हम लोगों ने बखान वो एनालिसिस किया और उसको जो हम लोगों ने बताया, तो बाहर में रहने वाले नौजवानों ने इस बात की नोटिस ली कि अगर सीमांचल विकसित होता तो आज हमको पलायन करके पंजाब नहीं आना पड़ता। मां मरती है गांव में, बेटा कंधा नहीं दे सकता, बीवी मरती है, शौहर कंधा नहीं दे सकता। ऐसे हालात में हमें तो ये हमारे कम से कम अनपढ़ पलायन वाले मजदूरों के समझ में बात आ गई है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, राजनीतिक और समाजी क्षेत्र से सरोकार रखने वाले लोग मिलकर बैठे। कम से कम इन 4 डिस्ट्रिक्ट का सुपौल और सहरसा आपसे आगे बढ़ चुका है, ये बात आपको जानने की जरूरत है। जिस मधेपुरा की तालीमी हैसियत बहुत कमजोर थी, उन्होंने कुछ प्रयास किए और प्रयास को सार्थक समर्थन मिला। चूंकि इस वक्त दिल्ली और पटने में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके दरमियान में लोग खटकते हैं। लोग कहते हैं माइनॉरिटी के मेजोरिटी का इलाका सीमांचल। मैं समझता हूं उन बेवकूफों को पता नहीं है अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की आबादी 1 करोड़ 10 लाख की है तकरीबन। अरे एक डिस्ट्रिक्ट है जहां मेजोरिटी की आबादी, वो सिर्फ किशनगंज छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, 70% आबादी है माइनॉरिटी की। आप आ जाइए अररिया, 40% माइनॉरिटी की आबादी है। आप चलिए पूर्णिया, 36% आबादी है। आप चलिए कटिहार, 40% आबादी है। तो माइनॉरिटी की मेजोरिटी का इलाका कैसे हुआ? एक हवा क्रिएट कर दिया। इसके वजह से जो नॉन माइनॉरिटी हमारे हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनका भी विनाश हो रहा है। इसलिए जो परसेप्शन है कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार एकदम बिल्कुल माइनॉरिटी का इलाका है, ये बेईमान लोग इसकी वजह से हमारे दलित और पिछड़ों का भी विकास होने नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ, गेहूं के साथ बेचारा खून भी पिस रहा है। इसलिए तमाम तक अलग अलग वर्गों के लोगों को एक समूह बनाया जाए, एक एक्शन कमेटी हो और एक कोई प्लान बने और उसके लिए हम लोगों को हुक्म दिया जाए कि तुम सब आओ, झंडा समेट कर आओ। सबसे पहले, चूंकि मुझे और नेता को तो के साथ इफ एंड बट हो सकता है, चूंकि सब लोग आबिद भाई की तरह नहीं है कि अपने नेतृत्व के पूछे बगैर भी ये ऐलान कर दें। आप देखेंगे उसमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो लोग बात आपसे करेंगे लेकिन टकटकी बांध कर अपने जनता की तरफ देखेंगे कि सीमांचल के लिए बोलने की इजाजत है कि नहीं है, तो वो जल्दी बोल नहीं पाएंगे। आप ये हालात बनाइए कि पार्टियां तुम कह रहे गले में 3-3 टिकट बांध देंगी। अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो किसी के अगले की मजाल नहीं है कि तुम्हें जिता सकता है। इसलिए जो जनता की हित की बात करेगा, जनता की प्रतिनिधित्व वही करेगा। ये नारा आपके दरमियान से उठना चाहिए। एमआईएम जिनका एजेंडा ही है आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 इसी के लिए है कि इन 73 सालों से जो नाइंसाफी हुई, हम सीमावर्ती हैं, सैलाब से हम परेशान हैं और हम सारा जो क्राइटेरिया है उसका हम पूरा करते हैं। आज अगर कच्छ का क्षेत्र हो, हैदराबाद जोन हो, जो कर्नाटका का, या जो यहीं पर आसाम के इलाके में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, जो स्पेशल डेवलपमेंट जोन से बनाए हैं, वो आहर्ता पूरे तौर पर सीमांचल पूरा करता है। हम यूनिवर्सिटी का ऐलान सुनकर खुश हो जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी का ऐलान सुनकर खुश नहीं होना चाहते हैं। दवाखाने में दवा रहे और मेरी तड़पती माँ के मुंह पर दवा न डाली जाए तो ऐसे दवाखानों को बंद कर देना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, हम अपने कॉलेजों में टीचर देखना चाहते हैं। हम वजीर तालीम को गुलदस्ता पेश नहीं करना चाहते हैं जब तक हमारे स्कूलों में टीचर, आप जायजा ले लीजिए, जितने भी मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया गया है उसमें प्राइमरी स्कूल का टीचर है और वो क्लास 10 के बच्चों को सर्टिफिकेट देता है। क्या ये इंसाफ है? कॉलेज आज से पीछे, आज दौर हम बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं और आज जमाना एक्सीलेंसी का है।
इस कोरोना है, लेकिन कोरोना के बहाने गरीब और दलितों के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो इंतजाम किया गया, क्या मिडिल स्कूल में अगर 6 क्लास तक या 7 क्लास तक पढ़ाई होती है, अगर कह दिया जाता कि सप्ताह के 7 दिन में 7 वर्ग के बच्चे आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग से उनको बैठाया जाएगा, तो बस हफ्ते दिन में तो एक बार पढ़ता गरीब का बच्चा। 2-2 शिफ्ट कर दिया जाता कि 2-2 वर्ग के बच्चे आएंगे, पूरे स्कूल के 7 कमरों में 2 वर्ग के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके बैठाया जाएगा। कुछ तो गरीब के बच्चे पढ़ पाते, अमीरों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे, कोचिंग सेंटर से सारा वो सेमेस्टर्स का एग्जाम भी दे रहे हैं इंस्टीट्यूट के लड़के, और गरीबों के बच्चे जो 1 साल तक स्कूलों से निकल गए। आप समझ रहे हैं, ये मनोवादी विचारधारा का वो प्रारूप है कि गरीबों के, अनपढ़ों के राजनीतिक प्रोग्राम हो जाएंगे। बंगाल के इलेक्शन के लिए मारामारी हो रही, वहां भीड़ जमा होती है तो कोरोना नहीं फैलता, और बच्चों के मरने की समय नहीं है। अभी मुंगेर से बात सामने में आई है, अभी वो तहकीक का मसला है, लेकिन आप देखेंगे जो डेथ रेट है वो बच्चों का नहीं है। लेकिन बच्चों की तालीम क्यों बंद रही, या फिर बच्चों के तालीम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या जो बच्चे स्कूल में भीड़ नहीं लगाए, क्या बाजारों में भीड़ नहीं लगा, क्या गलियों में वो खेलते रहे बच्चे समूह में, क्या भीड़ नहीं हुआ? तो आप देखें, आपको हर तरफ से साजिश की जा रही। अभी आपने देखा कि जलवायु की खराबी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से केमिकल्स जो डाले जा रहे हैं आपके खान पान के सामान में, बीमारों की संख्या, फिर यहाँ पर आर्सेनिक वगैरह की पानी में ज्यादा मिकदार है, उसके नतीजे में आप देखेंगे किडनी स्टोन का मसला हो, चाहे सरतान कैंसर का मसला हो, ट्यूबरकुलोसिस का मसला हो, पेट का रोग हो, आप देखेंगे कि जितने भी महल खड़े हो रहे हैं डॉक्टरों के पूर्णिया में, वो गरीबों के खून और गोश्त और उनके कलीजे पे ये दालान खड़े किए जाते। और ये इलाका बीमारों का हब है, और जब बीमारों का हब यहां रहा तो क्या जो एम्स का ब्रांच आया पटने में, पीएमसीएच पटने में, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटने में, आईएमएस मेडिकल कॉलेज पटने में, और एम्स का भी ब्रांच आया तो पटने में, पटने के अतराफ में 100 किलोमीटर की दूरी में उसकी रेडियस आप देख लीजिए। आरा में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में भी मेडिकल कॉलेज, गया में भी मेडिकल कॉलेज, और हम वहां से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। डॉक्टर की आबादी के अनुपात में, कल मैं था दिशा की बैठक में, जो निगरानी समिति की बैठक होती है पूर्णिया में, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा सीएससी के कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ, तो पता चला कि एमबीबीएस डॉक्टर 200 हैं, स्पेशलिस्ट कितने हैं? 33 हैं। मैंने कहा कि 233 को भागा कीजिए 35 लाख पर, क्योंकि पूर्णिया की आबादी 35 लाख है बाबू, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र की आबादी 4.25 लाख है अमोर की। जब भागा किया तो पता चला कि उस एतबार से मेरे अमोर में 30 डॉक्टर होने चाहिए, और जानते हैं कितने हैं? 10 डॉक्टर हैं, वो भी हफ्ते दिन में वो नहीं रहते। ये नाइंसाफी, जो क्षेत्र प्रभावित है बाहर से, वहां अतिरिक्त डॉक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन देखेंगे एम्स का दूसरा ब्रांच आया, लॉबिंग हो रही है। आपका एमएलए का क्या मामला होता है? आपका एमएलए जीते हैं कैसे वो दर्द 2 साल तक, और जीतेंगे कैसे फिर 3 साल तक, और नतीजा ये होता है कि वो रूठे को मनाने में लग जाता है। शादी में नहीं गए तो इलेक्शन खराब हो गया, क्रिकेट में नहीं गए तो इलेक्शन खराब हो गया, जलसे में नहीं गए तो आहो बदुआ लग जाएगी, आप अगर वहां इस्तेजाम में नहीं गए तो वहां अभिशाप लग जाएगा। नतीजा ये होता वो बेचारा इसी में घुल कर रह जाता। रात को कुछ अखबार वाले मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि यही है हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी, यही है कि वोटर्स को अब तक जागरूक नहीं किया गया कि जनप्रतिनिधियों से कौन सा काम लेना है उनको। जब जनप्रतिनिधि की जरूरत आज के दिन में है ईमानदाराना, पट्टे में सोने के लिए नहीं, अगर काम करना चाहे सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल, और ये जो विषमता रह गई है आपकी, इसको दूर करने के लिए तो मुंशी के तौर पर जाकर वहां पर मंत्रालय और सेक्रेटरी में पैरवी करने की जरूरत है। लेकिन आप तो, हम तो उसी को सर्टिफिकेट देते हैं कि बेटी को ब्याह भी देते हैं कुछ लोग, और ससुराल जाने भी नहीं देना चाहते हैं, बोलते विधायक बड़ा अच्छा। अरे साहब, हयात मौत कहां नहीं बेचारा, पट्टा उठा नहीं जाता है, हमेशा समाज से जुड़ा हुआ है। ये अगर आपका विचार होगा तो आपके समाज को फायदा नहीं मिल पाएगा। आपको तय करना होगा, अगर कमेटी के दिनों में, अगर वो सेशन के दिनों में अगर जलसे में आता है तो उसे कहो कि अपना फर्ज अदा करो, नवाफिल का एहतमाम करो, पहले फर्ज के अदायगी करो। तुम्हारा काम ऐसा मली में है, तुम यहां क्या करता है?
वो क्रिकेट के मैदान में उनसे कहो तुमको यहाँ खेलने के लिए नहीं, तुमको असेंबली में भेजे, असेंबली में जाओ और असेंबली में क्या किए हो हिसाब लेंगे। जनता की अदालत जन अदालत होनी चाहिए हर एक विधानसभा में कि इस विधानसभा में 25 दिन का जो विधानसभा हुआ उसमें कितने मुद्दे आपने उठाए, उन मुद्दों का क्या हल हुआ। अगर नहीं हल हुआ तो उस पार्टी से पूछिए, उस पार्टी ने उस पर क्या जिम्मेदारी अदा की। अभी आपको सुनकर अफसोस होगा कि अमोल वैसा में 2016 से लेकर अब तक जो बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ितों को अब तक कोई सरकारी आपदा नियमावली के मुताबिक कोई रकम नहीं मिल पाई। क्योंकि जो मामला सब जगह का है, इस सिलसिले में वहीं नहीं, चूंकि अररिया का भी है, अररिया का भी हो, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं जिस क्षेत्र से नुमाइंदगी कर रहा हूं लगभग 700 से 800 लोग विस्थापित परिवार जिनका मकान नदी में चला गया। आपदा नियमावली जो केंद्र और राज्य की है उसमें यह है कि झोपड़ी के लिए 4000, कच्चे मकान के लिए भी रकम है, पक्के मकान अगर वो हो गया 1 लाख से ज्यादा है, गुहाल घर के लिए भी है, बकरी मरे तो 3000, गाय रह जाए तो 30,000। लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं और ये नैतिक शब्द भी है कि साहब सरकारी राजकोष पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। कथन शब्द कितना सुंदर है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को पता है कि 2016 से जो बाढ़ प्रभावित है उनको आज तक आपदा नियमावली के अनुसार कोई राहत नहीं दी। और नतीजा हुआ कल मैंने वहां मुझे उठाई और डीएम ने संज्ञान लिया कि मैं इसको जल्दी ही दिलवा दूंगा। ये लापरवाही है आपदा पीड़ितों के साथ, मजलूमों के साथ। ये और ये देखेंगे आप, जो भी देखेंगे, अभी लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा बिहार में। 2008 में हम लोग गए थे, 2005 में चुन गए तो 25,000 करोड़ बजट था और 3,00,000 करोड़ बजट बन रहा है अभी। तो बजट साइज तो बढ़ रहा है। इस बजट साइज से किनका क्या हो रहा है आप बताइए कि अररिया में चंद कच्ची सड़कों को पक्की बनाने के अलावा, हॉस्पिटल के घर को बनाने के अलावा डॉक्टर आ सका, स्कूल की बिल्डिंग बनने के अलावा टीचर अच्छे आ सके, तो अब क्या हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी जो समस्या है, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, और बड़ा मामला करप्शन का है। अभी म्यूटेशन में 5 से 25,000 रुपए कलेक्शन किए जा रहे, एक कर्मचारी 5-5 कर्मचारी बहाल करके रखा है। मुझे सही तौर पर याद नहीं, एक बार तो हम लोगों ने असेंबली की कमेटी में देखा कि जहां पूरे बिहार में 9 रुपए से ज्यादा मध्याह्न भोजन पर बच्चों पर खर्च हुआ था महाना या हफ्तेवार, वहां से 35% खर्च हुआ था लड़िया। आप देख लेंगे अभी भी कि जो सरकारी नौकरियां मिले सो हमारी सरह नहीं है। एक नौजवान है हमारे प्रिंसिपल है नोएडा में, वो कह रहे कि मैं पढ़ने के जमाने में था, 2008 में सैलाब आया था ना, ये पुसावा था, 2008 के सैलाब में मैं दरभंगा में था, तो वहां जिस गांव में मैं रहता था वहां कमरों में हमारा 3 फीट पानी आ गया था और घर कुछ घर डूबे थे। लेकिन वहां जो देखा कि 24 घंटे में पावर कट हुआ ही नहीं। और जगह थे तो बड़े ताजिम साहब से पूछा कि साहब सैलाब के जमाने में तो हमारे यहाँ जो जिन बस्तियों में लाइट है भी तो गायब रहती है यार। बोला कि यहाँ पावर मिनिस्ट्री में यहाँ का एक ऑफिसर है जिसने ताकीद कर दी है कि साहब कुछ भी हो जाए मेरे गांव की बिजली नहीं कटनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त शायद मिनिस्टर के बस्ती में भी पावर कट का प्रॉब्लम है, लेकिन नौकरशाहों के बस्ती में पावर कट का प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त नौकरशाही में भी, और इस वक्त इस सच्चाई का उद्भेदन कर लेने दीजिए कि इस वक्त राजनीति बिहार में नौकरशाहों की बांदी बन गई है। आज जो कुछ भी हो रहा है वन मैन शो है, सारा पावर एब्सोल्यूट हो गया है। अगर साझा है भी तो जदयू और भाजपा के दरमियान में है। मुख्यमंत्री बनने हित है, मंत्री जाकर कमिश्नर को सलाम करने पर मजबूर है। राजनीति का जब इतना सोशल अंदोलन होगा तो क्या आपका एमएलए काम करा पाएगा? आपके एमएलए को नीतीश कुमार जी ने सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर दिया। एनडीए की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, और लोकतंत्र की हत्या नहीं कर दी है बल्कि लोकमत का अपमान किया है। आज जब लोकमत का जहां अपमान हो तो लोग के दरमियान में क्रांति पैदा होनी चाहिए। और आइए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सीमांचल की मिट्टी से हम लोगों ने जन्म लिया। सीमांचल की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को हम लोगों ने अपना राजनीतिक आदर्श भी माना है, और मुझे खुशी है कि आज तस्लीमुद्दीन साहब की इस सरजमीन पर आप बाढ़ के लिए, हेल्थ के लिए, इस इलाके के रोजगार के लिए, यहाँ के मजदूरों का जो प्रयाण हो रहा है,
आपको पता है क्या क्या हालत हुई है कोरोना में मजदूरों की, आप उससे भली भांति अवगत हैं। लेकिन मैं आपको एक पीड़ा बता कि पलायन के इन मजदूरों का मामला सिर्फ यही है कि थाल में कुछ अच्छा खाना आ गया, घर उसका अच्छा बन गया, उनके बच्चों के बदन पे अच्छे कपड़े आ गए। लेकिन आपने देखा कि पलायन वाले मजदूरों के घर का क्या हाल है, उनके बच्चे किस तरह बिगड़ रहे, देखा बच्चों का हाल। आप देखेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट पढ़िए, तख्त का लुट जाना, ताज का छीन जाना, गर्दन का कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस कौम की बेटी बाजार में बिक जाए उससे ज्यादा बेइज्जती की बात कुछ भी नहीं। और अफसोस रोइए और मातम कीजिए कि पूरे बिहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में सीमांचल सबसे आगे, एजुकेशन में पीछे, पर कैपिटा इनकम पीछे, राजनीतिक हिस्सेदारी पीछे, भौतिक विकास पीछे, और अभिशाप, बाढ़ का अभिशाप हम पर ही, नैतिक अभिशाप हम पर ही, और रोजगार का भी अभिशाप हम पर भी। तो आप लोगों ने एक बड़ा पवित्र प्रयास किया है, हम आपके इस पाकीज़ा और मुस्तहसन इरादों को सलाम करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें इमाम मत बनाइए, आप हमें मुक्तदी बनाइए। कुछ कुछ चीजें होती हैं, ड्राइवर आगे भी बैठता है और कभी कभी कश्तियों को अगर आपने बैठा होगा तो मल्लाह पीछे रहता है। तो आप मल्लाहगिरी का काम कीजिए। सीमांचल एक कश्ती की मानिंद है, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुस्लिम, सब इसमें मुसाफिर हैं। ये कश्ती डगमगा रही है तो सबके लिए डगमगा रही है। इस कश्ती को अच्छे और मजबूत मल्लाह की जरूरत है और यह मल्लाहगिरी का काम आप बखूबी कर सकते हैं। पतवार हमें भी दीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि सारे पार्टी के लोग बैठे और वो साझा कार्यक्रम तय करेंगे तो आज के जो राजनीतिक हालात हैं, तो मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि झंडा समेट लूंगा। आप कहिए आगे बैठो तो आगे बैठूंगा, पीछे बैठो तो पीछे बैठूंगा। ये कहो कि जहां पर सब लोग धरना में बैठेंगे वहां झाड़ू लगाओगे तो 5 एमआईएम का खादिम झाड़ू लगाना अपनी ताकदीर का तब्दील के लिए हम आपको यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि आप साझा कार्यक्रम तय कीजिए और संघर्ष ही समाधान है।